हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैंने आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स का। 10 वीडियोस में मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, इंक्लूडिंग योर थ्योरी, इंक्लूडिंग योर न्यूमेरिकल्स एज वेल एज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और क्रैश कोर्स का नाम है टारगेट बोर्ड 21, जिसका एक सेशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज के सेशन में गाइज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम करेंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम स्फेरिकल लेंसेज करेंगे। तो अगर आप देखोगे टोटल 10 सेशंस में फुल फिजिक्स कंप्लीट आपकी होने वाली है। तो सारी वीडियोस देखोगे तो फिजिक्स की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके, सो आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज। और जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो या जब भी मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डाउट आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सुपर अमेजिंग फीचर के बारे में, जिसमें जब भी आपको कोई डाउट आता है तो आपको कैसे इंस्टेंट एक वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से आपको बताता हूं आस्क अ डाउट फीचर के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम बीच में फंस जाते हैं और हमारी जो पढ़ाई है वो वहीं पे रुक जाती है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यू कैन आस्क योर डाउट्स फॉर फ्री एट एनी टाइम। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ईजी सोल्यूशन बताता हूँ अपने डाउट्स क्लियर करने का। सो नाउ अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट आस्क अ डाउट फीचर, जो एक तरह से आपका पर्सनल ट्यूटर की तरह वर्क करता है। सो यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स फॉर फ्री एंड 24/7 आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप मिडनाइट पे पढ़ाई कर रहे हो और सुबह पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो आप अपने पर्सनल ट्यूटर यानी कि आस्क अ डाउट की हेल्प ले सकते हो। आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है गाइस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, यू कैन ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस टू 1 लाख प्लस क्वेश्चंस और यू कैन गेट हेल्प फॉर योर होमवर्क क्वेश्चंस और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फीचर यूज़ कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है। फीचर को एक्सेस करने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक को सिंपली क्लिक करो और मैं आपको बता देता हूँ कि फीचर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आस्क अ डाउट पे जाना है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है, नहीं तो अगर आपका क्वेश्चन गैलरी में स्टोर है तो वहाँ से आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है क्वेश्चन की। आफ्टर दैट आपको अपना क्वेश्चन क्रॉप करना है और आस्क अ डाउट पे अपलोड कर देना। ओके, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ये क्वेश्चन मेरा साइंस का है तो मैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चूज करूँगा। नाउ आपको कुछ देर के बाद इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, समटाइम्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो आपको क्लिक करना है व्यू सोल्यूशन पे एंड यू विल गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन फ्रॉम आवर टॉप एजुकेटर्स। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको एक फीचर यूज़ करना है, फीचर टोटली फ्री है, आपको सिर्फ एक कोड चाहिए होगा, अनलॉक कोड। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फीचर यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे आ रहे हो, सो यू रिक्वायर अनलॉक कोड। सो यूज़ माई कोड HS19 एंड स्टार्ट यूजिंग दिस फीचर एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो गाइस शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। सो आप लोगों ने ये वाला फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप पेंसिल डिप कर देते हो वाटर में और आप बाहर से देखते हो ग्लास को तो आपको ऐसा लगता है पेंसिल बेंड हो गई है। तो अगर आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में पेंसिल बेंड नहीं होती है बट इट अपीयर्स टू बेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जो पेंसिल है वो बेंड नहीं हुई है, वो ऐसे दिखती है कि वो बेंड हो गई है। ठीक है, या अगर हम कोई भी चीज़, कोई स्टिक भी अगर हम वाटर में डाल दें तो अगर हम वो जो ग्लास है आपका बीकर है अगर वो कांच का है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो हमें दिख जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो बेंड हो रहा है। तो बेसिकली वहां पे वो पेंसिल बेंड नहीं हो रही है, वहां पे लाइट रेज बेंड हो रही है। जो लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो लाइट रेज बेंड हो रही है। उस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि ऑब्जेक्ट बेंड हो रहा है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जब भी लाइट रे मूव करती है वन मीडियम टू अनदर, एयर से वाटर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से वाटर में जाए, या एक मतलब मीडियम चेंज होना चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाती है तो बेसिकली क्या होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट रेज हमारी बेंड हो जाती है और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन की वजह से ही पेंसिल हमें बेंडेड शो होती है व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। एक और कॉमन आपने फिनोमेना देखा होगा कि
कि जनरली अगर हम वाटर टैंक देखें तो अगर उसमें पानी नहीं भरा हो तो हमें बॉटम उसका उसी प्लेस पे दिखता है जहाँ पे होता है, बट अगर हम उसमें पानी भर दे तो हमें थोड़ा सा जो उसका बॉटम है वो रेज्ड दिखता है। ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सिमिलरली अगर हम देखें, सपोज कोई फिशरमैन फिश पकड़ने जा रहा है तो फिश एक्चुअल में तो नीचे है, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन, ये जो है ये एक्चुअल पोजीशन है फिश की, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये देखो ये लाइट रे बेंड हो रही है, ये लाइट रे यहां से आई, ये देखो ये लाइट रे यहां से आई, यहां पर इंटरफेस पे जहां पे दो मीडियम चेंज होते हैं यहां इंटरफेस पे लाइट रे क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो ये बेंड हो गई, देखो यहां से बेंड होके हमारी आंखों तक पहुंच गई, बट हम तो स्ट्रेट ही देखेंगे ना, ठीक है, हम तो स्ट्रेट ही देख पाएंगे, हमारी आईज एकदम स्ट्रेट देख पाती हैं, हमारी आईज लाइट रे को बेंड नहीं कर पाती। तो हमें अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दें तो हमें फिश कहीं यहाँ पे दिखती है, तो ये इसकी एपरेंट पोजिशन है। दिस इज द एपरेंट पोजिशन, मतलब एपरेंट पोजिशन मतलब वो पोजिशन जहां पे हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक्चुअल पोजिशन वो पोजिशन होती है जहां पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली यहां पे देखो फिश एक्चुअल में नीचे है, बट हमें थोड़ी सी वो ऊपर दिखती है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो लाइट रे फिश से आ रही है वो वाटर से निकल के एयर में आ रही है, लाइट रे की बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग की वजह से जो एक्चुअल पोजिशन होती है फिश की वो थोड़ी नीचे होती है और फिश हमें ऊपर दिखती है। सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मीडियम अलग अलग तरह के होते हैं, अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करें तो एक मीडियम आपका रेयरर होता है, एक मीडियम आपका डेंसर होता है। तो जैसे एयर है वो सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम है, ठीक है, वैक्यूम उससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एयर, लिक्विड और सॉलिड, अगर इन तीनों को ही कंपेयर करें तो एयर सबसे ज़्यादा रेयरर है, उसके बाद उससे मतलब डेंसर हो जाता है मीडियम जब हम आते हैं वाटर पर, और डेंसर हो जाता है जब हम आते हैं सॉलिड पर। मतलब सबसे रेयरर मीडियम है आपका एयर, उससे भी रेयरर वैक्यूम है, वैक्यूम तो बिल्कुल ही रेयरर है। उसके बाद आपका एयर आता है, फिर आपके लिक्विड्स आते हैं, फिर आपके सॉलिड्स आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं, अगर मैं तो इस केस में देखो कंपैरिजन दो चीज़ों में होता है, तो इस केस में एयर इज रेयरर और वाटर इज डेंसर। बट अगर मैं वाटर और सॉलिड को कंपेयर करूं, अब कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा, जब मैं वाटर और सॉलिड को कंपेयर करूंगा तो वाटर रेयरर हो जाएगा, सॉलिड डेंसर हो जाएगा। तो बेसिकली रेयरर और डेंसर हम तभी यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। सो जो एयर होती हैं, गैसेस होती हैं, वो रेयरर होती हैं एज कंपेयर टू योर लिक्विड्स, और लिक्विड्स रेयरर होते हैं एज कंपेयर टू योर सॉलिड्स। तो जब भी लाइट रे मूव करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, सपोज एयर से वाटर में जा रही है, तो जब भी लाइट रे मूव करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, याद रखना इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट रे जो आई, ठीक है। अब ये आपकी नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल, ये वाली रे क्या है? नॉर्मल। अब देखो ये सीधा नहीं गई, जबकि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। सो जब भी लाइट रे मूव करती है रेयरर से डेंसर मीडियम में, वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सेकंड केस इसका ऑपोजिट आ गया, अगर लाइट रे मूव कर रही है डेंसर टू रेयरर, मतलब सपोज वाटर से एयर में आ रही है, जैसे हमने फिश वाला केस देखा था, उस केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये लाइट रे आई, आना तो उसको सीधा था, बट ये नॉर्मल की तरफ नहीं गई, देखो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ नहीं गई बल्कि ये नॉर्मल से अवे चली गई। तो यहाँ पे क्या होता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम, light bends towards the normal, denser to rarer medium, light bends away from the normal। उसके बाद ग्लास स्लैब की डायग्राम जरूर कर लेना, 2 मार्क्स की डायग्राम आती है। ये तो डायग्राम नहीं है, ये तो आपका एक प्रैक्टिकल जब हम करते हैं उसकी इमेज ली गई है कि जब भी हम लाइट रे को ग्लास स्लैब से पास करते हैं तभी रिफ्रैक्शन होती है। देखो रिफ्रैक्शन तो होगी ना, ये एयर है, ये आपका ग्लास है और ये वापस एयर है। तो जब भी लाइट रे देखो एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि रेयरर टू डेंसर में जा रही है। वापस जब लाइट रे आपकी ग्लास से एयर में आएगी तो वो बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वो डेंसर से एयर में जा रही है। तो अगर हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हमें कुछ ऐसी इमेज दिखती है। अब हम बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट की डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन बताओ ग्लास स्लैब में कैसे होती है। तो ये डायग्राम जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी डायग्राम है। तो सबसे पहले देखो, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है। उसके बाद ये क्या करेगी, यहां पर देखो ये हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई? क्योंकि ये एयर से ग्लास में आ रही है,
जो आपकी इंसिडेंट रे है ये एयर से ग्लास में आ रही है तो ये हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद इस पॉइंट पर देखो, अब ये हो जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब बी पॉइंट पे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और सी पॉइंट पे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वापस ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे आ गई ए बी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे आ गई बी सी, और ये सी डी जो रे बाहर निकलती है ग्लास स्लैब से उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। याद रखना, जो रे बाहर निकलती है ग्लास स्लैब से उसको कहा जाता है एमर्जेंट रे। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमारी लाइट थी वो अपने रास्ते से कितना, उसका रास्ता कितना चेंज हो गया, वो अपने रास्ते से कितना शिफ्ट हो गई, वो कैसे पता चलेगा। देखो ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी, अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस कर दे तो इसका ये रास्ता था सीधा, बट रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, इसका रास्ता ये हो गया एमर्जेंट रे वाला सी डी, तो वो अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गई उसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये आपकी लेटरल शिफ्ट है, जो सी ई है, दिस सी इज योर लेटरल शिफ्ट। मतलब आना तो इस रास्ते था, ये वाले रास्ते ई एफ वाले, बट क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब आ गया तो वो सी डी वाले रास्ते निकली बाहर। इसका मतलब इतना उसका रास्ता चेंज हो गया, तो इसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब अपने रास्ते से लाइट रे कितना ज़्यादा शिफ्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड योर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, सो ये डायग्राम ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद प्रिपेयर करते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला लॉ बहुत सिंपल है, सिमिलर टू योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली, कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये एक ही प्लेन में लाई करती है। मतलब अगर मैं एक पेपर की शीट पास करूँ इंसिडेंट रे से तो उसी शीट पे नॉर्मल भी आ जाएगा, उसी शीट पे रिफ्रैक्टेड रे भी आ जाएगी। सो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे, और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन निकाल लें और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन फंक्शन निकाल लें और उसको डिवाइड कर दें तो वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या कहा जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, याद रखना उस मीडियम का जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। मतलब इस केस में ये जो कांस्टेंट होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वाटर का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी भी मीडियम का अगर हम निकालते हैं दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे दूसरा मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे बन रही है। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव रे आपकी, सॉरी वाटर नहीं है, यहाँ पे ग्लास है। तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये ग्लास में बन रही है और दूसरा मीडियम क्या है, एयर। तो किसके रिस्पेक्ट में बन रही है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 तो इसका मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझते हैं कि हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो मान लेते हैं एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है va और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है vg। va इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, vg इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्राफ। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सपोज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऑब्वियसली एयर का निकालेंगे तो दूसरा मीडियम ग्लास है तो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, जो वेलोसिटी होगी लाइट की एयर की वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे va नीचे आ जाएगा और vg ऊपर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर मैं उल्टा लिख दूं कि सपोज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो अब जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आएगी वो नीचे आ जाएगी और va ऊपर आ जाएगा। ठीक है, या अगर मैं इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिख दूं तो n12 इज इक्वल टू v2 बाय v1 और n21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। ठीक है, अगर अब हमारा जो सेकेंड मीडियम है वो आपका वैक्यूम है,
या एयर है सिंपल। अगर दूसरा मीडियम हम वैक्यूम ले लेते हैं या एयर ले लेते हैं, तब वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका मतलब ये दो मीडियम है। पहला मीडियम हमारा कोई भी पर्टिकुलर मीडियम आ गया, ठीक है, और जो दूसरा मीडियम है वो हमारा वैक्यूम है मेनली, या कभी कभी हम एयर भी मान लेते हैं, ठीक है। एक मीडियम, हम जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो निकालते हैं। सपोज हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, अब हमें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम रेसिप्रोकल है, तो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। सो ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हम मान लेते हैं v। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, कि हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आएगी वो ऊपर आ जाएगी। सो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है c, दैट इज 3 × 10⁸, ठीक है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बन जाता है आपका n = c/v, ठीक है। तो बेसिकली ये कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है n12 = v2/v1। यहाँ पे n12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो vm हमने उसको मान लिया, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी nm, ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो ऊपर आएगी, तभी मैंने c ऊपर कर दिया। और हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आएगी, इसलिए मैंने v नीचे लिख दिया। तो n = c/v आपका स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है। और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। अगर हम देखें वैक्यूम सबसे रेयरर है, डायमंड सबसे डेंसर है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं हमारा मीडियम डेंसर पे डेंसर होता जा रहा है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर उसका उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले सेशन में हम करेंगे स्फेरिकल लेंसेज, बट उससे पहले हम करते हैं कुछ सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट डिफाइंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो दो लॉज हैं आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो कौन सा लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है, आपका स्नेल्स लॉ है, उसको मैथमेटिकली आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको सिंपली मेंशन करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव index of a medium with respect to other is given by the first law of refraction known as Snell's law। क्या कहा जाता है इसको, Snell's law। और Snell's law को आपको आगे डिफाइन भी करना है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine angle of refraction is a constant, और मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दोगे sin i upon sin r is equal to constant। तो ये आपका जो है आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, How is refractive index of any medium A with respect to medium B। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, पूछा है मीडियम A का with respect to medium B related to the speed of propagation of light in two mediums A and B। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम मीडियम A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं B के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम A में होगी वो नीचे आएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B होगी वो ऊपर आएगी। सो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, स्टेट द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट व्हेन वन मीडियम इज वैक्यूम और एयर। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला मीडियम कौन सा हो जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला जो कांस्टेंट है, सॉरी, वो क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और एक काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आया, तो उसको सॉल्व करते हैं स्नेल्स लॉ के न्यूमेरिकल को। लाइट एंटर्स, सॉरी नॉट स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन वाला न्यूमेरिकल है ये। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हुआ है, 1.5। तो अब देखो लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एयर लिख दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमें दी हुई है, मतलब c हमें दिया हुआ है, तो एयर के रिस्पेक्ट में तो हमारा सिंपली वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n = c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया हुआ है 1.5,
सी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10 की पावर 8, नहीं भी गिवन होगा तो याद रख लेना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है 3 × 10 की पावर 8, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वो भी मान लेते हैं। तो v आपका कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये गाइस आपका आ गया आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। सेशन 3 में हम करेंगे स्फेरिकल लेंसेज, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मेरे ये जो सीरीज मैंने शुरू करी है क्रैश कोर्स की, शेयर विद योर क्लासमेट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब सेशन 3 में अपलोड करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और मेरा सोशल मीडिया भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मेरी सारी अनअकैडमी की क्लासेस का भी स्केड्यूल आता रहता है। और उसके साथ साथ आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलेंगे हम विद सेशन 3 वीडियो।